देश इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन इस बीच राज्यों को अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे बयान से एक बार फिर राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके बाद राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी इसकी मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि राजस्थान की किसी भी भर्ती में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। इसी वजह से राजस्थान के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर करीब 22 राज्यों की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों में बाहरी राज्यों का कोटा या तो निर्धारित है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर रखा है। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थी को लिया जाता है। लगातार हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा था। ये अन्य राज्यों की वो पॉलिसी है जो 21 राज्यों में राजस्थान को नहीं लिया जाता। और हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए कोटा लगभग निर्धारित है, जबकि राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हर भर्ती में बाहरी राज्यों के सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और नौकरियां भी पा लेते हैं। हालांकि इस व्यवस्था के खिलाफ युवा भी है और वहीं शिक्षाविद भी एक हद तक इस पहल को राजनीतिक फायदे के लिए मान रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयंत सिंह का कहना है कि यदि सभी राज्य ऐसा करेंगे तो दूरगामी इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में वहीं के निवासियों को नौकरी मिलेगी, ये मेरा मानना है कि ये केवल वोट बैंक के आधार पर निर्णय लिया गया। वहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी उपचुनाव के लिए इस तरह के निर्णय कर रहे हैं। लेकिन ये निर्णय एक तरह से दूरगामी परिणाम इसके बहुत गंभीर हैं। आज आप नौकरियों में बात कर रहे हैं तो कल से दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि व्यापार में भी वहीं के लोग करें। उधर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही राजस्थान में भी इस तरह की पहल करते हुए बेरोजगारों को राहत देने की मांग उठाई है। लेकिन उधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो कि क्षेत्रवार, धर्मवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा न देकर एक राष्ट्र की भावना से काम करता है। हालांकि खाचरियावास ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ साथ में मेरा कहना यह था कि जो टैलेंट लड़के हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से उसको देखना पड़ेगा। 1% या आधा % नंबरिंग करेंगे, वो मेरिट बनेगी तो उसमें 1% या आधा % नंबर देंगे, तो कुछ परसेंट इतने करेंगे, तो जो अच्छे टैलेंट बच्चे हैं उनको तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया जाए। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर समान अवसर खुले हैं, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन यदि रोजगार देने में क्षेत्रवाद हावी हुआ तो शायद देश को एक और चुनौती से सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज, जयपुर।
नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, क्षेत्रवाद का मुद्दा कई बार गर्माता है, लेकिन बात रोजगार से जुड़ी हुई हो और उसमें कहा जाए कि क्षेत्रीय को ही प्राथमिकता, तो इसमें कई तरह की बातें होती हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि उस क्षेत्र के युवाओं को तो भागीदारी मजबूती के साथ मिल सकती है, लेकिन कुछ जगह ये सवाल होते हैं कि प्रतिभाओं का इस तरह से दमन किया जाएगा। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, अगर ये बाधाएं और बंधन अगर शुरू हुए, एक लिमिट तय करने लगे तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर संवैधानिक ढांचे का क्या होगा? हमारा देश गणराज्य है। तो चलिए हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे और हम बताएं आपको कि 22 राज्यों में कोई ना कोई इस तरह की पाबंदी है, जिसमें तो भाषा की पाबंदी हो या फिर कहें कि क्षेत्र की या फिर वहां का स्थानीय नागरिक का बाकायदा उसके पास में वहां का आवासीय सर्टिफिकेट हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम जब देते हैं, कुछ अभी प्रदेश इस तरह के रूल्स बना रहे हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो क्षेत्रीय व्यक्ति को महत्व देना होगा। तो कितनी सफल हो पाएगी ये बातें और कितनी वास्तव में जरूरी है, या फिर ये कहें कि क्या इन्हें रोका जाना चाहिए? तो तमाम पहलू जो आपके जहन में है उस पर हम कोशिश करेंगे कि हर तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़े उनसे ले सकें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर, हमारे साथ बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरुण पुरोहित जी हमारे साथ में है कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। और क्षेत्रवाद का मुद्दा तो बहुत बार सुना है, लेकिन नौकरियों में क्षेत्रीयता की बात अब ज्यादा उठने लगी है और 22 राज्य किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो भाषा की अनिवार्यता हो या क्षेत्रीय की अनिवार्यता हो, कुछ ऐसे राइडर्स लगा दिए गए हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे जो यूनियन सिस्टम है उसका क्या होगा? श्याम जी। जी चलिए, श्याम जी हमारे साथ तकनीकी खामी के कारण भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो जुड़ेंगे। उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। मैं मीडिया रिपोर्ट्स भी देख रहा था, कुछ हमने हमारी एक्सरसाइज भी की है, उस पर भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं कि राज्य के बाहर के जो युवा हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। आप लोग भी लंबे समय से कह रहे हैं, विधानसभा में भी धीरे धीरे आवाज उठने लगी है। मध्य प्रदेश ने अभी अपने कार्ड खोले हैं, गोवा सर्विस कमीशन ने इस तरह की बात कर दी है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो हाल ही में हो रहे पश्चिम बंगाल में, वहां पे इस तरह की स्थितियां हुई हैं। तो ये सब अगर ऐसे चलेगा तो फिर क्या होगा इस देश का? इतना जरूरी समझे इसे, या फिर ये कहें कि जब सब प्रदेश कर रहे हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं? इसे कैसे देखें हम? ये अब से नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है। ये तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके बाद ये मामला एक बार फिर उठा है, क्योंकि 20 राज्य ऐसे थे जो स्थानीय भाषा के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और इसके अलावा वो वहां की क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राजस्थान के अभ्यर्थी को नहीं लेते थे, 0% लेते थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कह दिया कि यहाँ की नौकरियों पे मध्य प्रदेश के ही बेरोजगारों को लिया जाता है। ऐसे में राजस्थान के बेरोजगार कहाँ जाएंगे? राजस्थान में जो बढ़ती आ रही है, बाहरी राज्यों वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, अभी 4 घंटे पहले रिजल्ट जारी हुआ है रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का, उसमें 80% लोग बाहर के लोगों का चयन हुआ है। राजस्थान वाले कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं कह रहे, कई लोग अब राजनीतिक पार्टियां ये हवाला दे रहे कि ये तो देश की अखंडता का सवाल है, देश टूट जाएगा। जब 20 राज्यों में जब राजस्थान वालों को नहीं ले रहे तब देश नहीं टूटा था, जब बेरोजगारों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा था। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब देश का हर युवा उनका चेहरा देखेगा, कौन राज्य हितैषी है, कौन राज्य विरोधी है, क्योंकि 20 राज्यों में हमें रोक दिया जाता है। गोवा में जाओगे तो आप कोंकणी भाषा बोलो, बंगाल में जाओ तो बंगाली बोलो, उड़ीसा में जाओ तो उड़िया बोलो। हर जगह भाषा या स्थानीय नागरिकता की वो कैडर लगा के राजस्थान के बेरोजगार को रोका जाता है। हरियाणा में 10% अलग से उनको दिया जाता है, उनके लोकल विद्यार्थियों को। ऐसे में राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी की 50% है उसमें वो कितने भी आ सकते हैं। हमेशा राजस्थान के बेरोजगारों को हक मारा जा रहा है। यदि देश के तमाम राज्यों में हमें लिया जाता है, वहां ये कैडर हटाकर हमें लिया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लिया जाता है तो राजस्थान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा संघर्ष करीब 3 साल से चल रहा है और जब तक संघर्ष चल रहा रहेगा, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाए। जी श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। मुद्दा यह है कि क्षेत्रीयता की बात उठने लगी है अब रोजगार में भी। पहले तो इसे ये कहा जाता था कि क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, हमारा देश गणराज्य है और
तमाम जो राज्य हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, उसमें है यूनियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है, राज्यों को अपने अधिकार दिए हुए हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अपने राइट्स हैं। अगर ये क्षेत्रीय रोजगार को लेकर के अगर अभी इस तरह की आवाज एक बार फिर बुलंद होने लगी तो क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये वोटों की राजनीति का सवाल, बहुत ज्यादा नौकरी देना नौकरी लेना ये वाली बात तो नहीं, लेकिन देश में एकता अखंडता कायम रखनी है, इसलिए ये भी बात है कि लेकिन आपके संविधान का 16 अनुच्छेद है वो अधिकार देता है कि अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरीके से आरक्षण दें। और राजस्थान में दिखेगा कि आप नहीं आदिवासी क्षेत्र में वहां पर दिखेगा कि आप गुर्जर समाज किया 5% किया आपने आर्थिक आधार पर दिया है, राजस्थान में दिया है, रोका नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव होंगे और वो चुनाव होने के कारण वहां पर वोटों की राजनीति है। इसलिए देखिए, इससे पहले कमलनाथ सीएम हुआ करते थे मध्य प्रदेश, तो नौकरियों में आरक्षण करा था, किया था ऐसे प्राइवेट नौकरियों में। तो उसके अलावा अब क्योंकि अब ये शिवराज सिंह आ गए तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरियों में पूरी तरीके से देंगे, कोई विरोधी नहीं कर रहा है क्योंकि सबको चुनाव लड़ना है, सबको वोट चाहिए राजनीतिक तौर पर लोकल। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप इसके बदौलत लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। आप अपने क्षेत्र में एक का प्रसार न करना पड़ेगा, एक स्किल डेवलपमेंट लोगों में बढ़ाना पड़ेगा। अगर दोनों चीजों को आप अपने क्षेत्र के लोगों को दे पाओगे तो आने वाले समय में उसको रोजगार प्राप्त करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान भी के लोग भी मांग उठाने लगे कि हमारे भी 100% नौकरी में आरक्षण कर दिया जाए। और देखिएगा, लेकिन आप देखिएगा गुजरात में है 70% प्राइवेट नौकरी में आरक्षण, विजय रूपाणी उसको अनुपालना नहीं करा पा रहे। ठीक, औद्योगिक घराने कहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग में काम करने वाले स्पेशलाइजेशन लोग चाहिए। आप अगर गुजरात के लोग हैं तो उनको ले लेंगे, अगर गुजरात के लोग नहीं है तो बाहर के लोग आएंगे, काम करने देंगे, नहीं तो उनका काम नहीं कर सकता है। इसलिए हरियाणा में ये स्थिति बनी है। औद्योगिक घराने दबाव डालते हैं, मुख्यमंत्री कागजों में रख देते हैं, ये व्यवहारिक रूप से तो लागू हो नहीं सकता, कागजों में जरूर हो सकता है। लेकिन देखिए कर्नाटक पहले से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है ये स्थिति, सब जगह वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक तौर पर वोट बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया है। और ये संभव, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा में ला सकते थे कानून, लेकिन वो जानते हैं अभी हम यहाँ पर करेंगे तो आने वाले बाकी चुनाव में बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ये विरोध भी करते हैं कई जगह पर। तो ये निश्चित कहा जा सकता है किसानियों को प्राथमिकता मिले, दो राय नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जाते हैं। अभी देखिएगा जब आपके हुआ था, बात यह है श्याम जी, बात यह है कि इसे कितना जरूरी माने कि या फिर कहें, जैसे एक बात तो आपने कह दी साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों की वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन एक राज्य में कहीं पे होती है तो दूसरे राज्य में मांग उठती है। भूपेन्द्र यादव हमारे साथ में जुड़े हुए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर के कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है, उन्हें नहीं रोका गया, फिर हमें क्यों? राजस्थान जैसे ये कह रहे हैं कि राजस्थान को हम ऐसे चारागाह नहीं बनने देंगे कि कोई भी आकर के यहाँ पे काम करे और चला जाए, और अगर दूसरे राज्य के अंदर अगर यहाँ का युवा कोई जाता है तो उस पर राइडर लगा दिए जाते हैं कि नहीं आप यहाँ फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो ये जो व्यवस्था है, फिर ऐसे में आज नहीं तो कल एक राजस्थान है, फिर दूसरा कोई प्रदेश होगा, ऐसा धीरे धीरे आवाज बढ़ने शुरू होंगी। फिर मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन सिस्टम है, फिर उसका क्या होगा? ये बात सही है कि जब केंद्रीय व्यवस्था राज्यों ने अपना रखी है, और आप देखिए भाजपा ने अभी जम्मू कश्मीर में और जो 370 धारा को हटाया गया या पहली 6 कानून वहां पे लगाया गया था वो हटाया गया, उसका कारण क्या था? कारण ये है कि वहां पर आप ना जमीन खरीद पाते थे ना नौकरी कर पाते थे, वहां आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको आपने के माध्यम, लेकिन आप मध्य प्रदेश में उसको लागू कर पा रहे हैं आपके शिवराज सिंह सरकार पर। ये आप दोहरे मापदंड के आधार पर केंद्र सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से देश में एकरूपता लाई जाए। तो देश की मैं आ रहा हूं आपके पास में, श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में। AK जैन साहब जुड़ गए हमारे साथ में। जैन साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अगर
हर राज्य अपने युवा को भागीदारी देगा सरकारी नौकरियों में और हमारे यूनियन सिस्टम में, तो ये कैसे होगा? संविधान क्या कहता है ऐसे मामलों को लेकर के? क्योंकि 22 राज्यों की स्थितियां ये हो चुकी हैं, किसी भी एग्जाम में उन्होंने अपना एक राइडर तय कर दिया कि क्षेत्रीयता को ही बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमारे यहां से फॉर्म यही लोग भर सकते हैं। राजस्थान में भी मांग उठ रही है, फिर कहीं और मांग उठने लगेगी। ऐसे में क्या होगा? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये संविधान की मूल भावना के विपरीत हो रहा है। और साथ ही क्योंकि बार बार जब भी ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हर बार ये कहा गया है कि आप इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते नौकरियों के मामले में, सरकारी नौकरियों के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिटीजनशिप का प्रिंसिपल है, फ्रीडम ऑफ लोकोमोशन है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी बिना किसी अनुमति के, सिवाय अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को छोड़कर, कहीं भी जाकर रह सकता है और हमारे यहाँ एक नागरिकता का प्रिंसिपल है। परंतु राजनीतिक कारणों की वजह से बार बार इस तरीके राइडर लगाए गए और संविधान की मजाक उड़ाई गई है। कई बार कुछ मामलों में यह जरूर हुआ है कि लोकल एडमिशंस के लिए एक डोमिसिल्स का फॉर्म, उसमें भी वहां का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। उसमें एक रेस्ट्रिक्शन डाला गया कि भाई जो लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, या 2 साल से या 3 साल से, वो ही यहाँ पे पात्रता रखेंगे, वो भी नौकरियों के बजाय एडमिशंस के लिए जाता था। परंतु अब धीरे धीरे सिर्फ लोकल वोट पॉलिटिक्स के लिए ये किया जा रहा है, जो पूर्णतया असंवैधानिक। और जब भी ऐसे मामले न्यायालयों में गए हैं, यहां सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान के अंदर ही है। राजस्थान की न्यायपालिका में भर्ती के लिए जब इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए डायरेक्ट आरएचजेएस में, और राजस्थान का न होने के कारण एक व्यक्ति को डिवॉर किया गया किसी कारण, इसी वजह से जाकर उसको कि भाई वो इतने टाइम से या राजी नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति बने। ये मामला वंस एंड फॉर ऑल सेटल हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, अभिभाषकों की भी हुई थी कि सारे के सारे व्यक्ति बाहर के, तो उससे क्लियर किया गया। रेस्ट्रिक्शन का तरीका ये हो सकता है कि आप लोकल लैंग्वेज की जानकारी का प्रावधान रख सकते हैं, आप स्थानीय कानून की जौताने के कोई पेपर्स रख सकते हैं, पर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो किए जा रहे हैं, ये देश को विघटन की ओर ले जाने की परंपरा है। आज अगर ये हो रहा है, कल से राज्य अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता मांगेंगे। नागालैंड में मांग की जा रही है अलग से अपना एजेंडा बनाने की, राजस्थान में, हिंदुस्तान में भी, उड़ीसा में और कई राज्यों में इस तरह की हरकतें पहले भी हुई हैं। तो जो संविधान के निर्माताओं को खतरा था कि हम में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हमको एक यूनियन बना के रखना जरूरी है, इन चीजों पे नहीं रखना, वो धीरे धीरे सिर्फ तुच्छ राजनीतिक, और सबसे बड़ी बात यह कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिनका काम है इन चीजों का विरोध करना, चाहे कांग्रेस हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है और जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहती है, यदि वो अगर इस तरह के प्रश्न लाते हैं तो क्या होगा? राजस्थान में अगर इस तरह की मांग होती है जहां पर एक राष्ट्रीय दल बैठा हुआ है और वो सिर्फ वोट राजनीति के लिए उसको सपोर्ट करते हैं, या कुछ और जो आपने 22 राज्यों का नाम लिया है, वहां पर स्पेशली इन चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। अगर ये लिया भी जाएगा तो ये वोट पॉलिटिक्स से अदालत में जाकर इसकी धज्जियां होना वाजिब। जी मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। रीजनल पार्टीज तो देखिए क्षेत्रीयता की पृष्ठभूमि पे ही तैयार हो रही हैं, उनका तो निर्माण हो रहा है वो इसी लिहाज से हो रहा है कि हम क्षेत्रीयता के मुद्दे को बढ़ावा देंगे। वो नौकरी की बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं उनको, क्योंकि वोट और उसी आधार पे बनी है। लेकिन नेशनल पार्टीज से अगर हम इस तरह की अपेक्षा करें, जैसे जैन साहब ने सवाल उठाया कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अब ये लोकल जो युवा हैं उन्हीं को सरकारी नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। श्याम जी कह रहे हैं कि केवल महज एक बाई इलेक्शन दिख रहा है, उसकी वजह से ये एक शिवराज सिंह चौहान ने अपना राग लापा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में केवल बंगाली होंगे, सिर्फ वही दे पाएंगे। तो ये सारा जो सिस्टम होगा, आपको लगता है कि जिस सहजता के साथ में संविधान का निर्माण किया गया था, उस दूरगामी दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा हो सकता है, जैसे जैन साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि क्षेत्रवाद हमारे यहां बहुत हावी है, अब से नहीं बहुत पहले से, तो ये तमाम जो चीजें अगर आज हम वापस उसी में जा रहे हैं जिन जड़ों का पहले ही हमारे संविधान के निर्माताओं को आशंका और अंदेशा था, अगर हम उस ओर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा इस देश का? नहीं, निश्चित तौर पर संघीय संविधान है तो संघीय व्यवस्था है तो संघीय अवधारणा है, और संघीय अवधारणा है तो संघीय सम्मान है, ये बिल्कुल सही बात है।
3 बातें बताना चाहता हूं मैं। पहली बात, न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, न्याय आधा अधूरा नहीं हो सकता, न्याय कंप्लीट होना चाहिए, 2 बात। तो जस्टिफिकेशन जहां तक सवाल है, उपेन यहां बैठे हैं। अब उपेन कोई न्याय व्यवस्था के खिलाफ आदमी नहीं है, ये कोई इसलिए भी नहीं है कि संघीय व्यवस्था के विरोधी हो ये, लेकिन इनका एक जस्टिफिकेशन पॉइंट है। ए.के. जैन साहब ने जो कहा कि अगर 22 राज्यों में राजस्थान के लोगों को तवज्जो नहीं मिलती है तो इनको लगता है कि राजस्थान वालों को तवज्जो कहां मिलेगी, इसका भी जस्टिफिकेशन होना है। और यही जज कहीं के भी हो, उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे दिल्ली के हो, राजस्थान हाईकोर्ट में बैठते हैं, उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये उपेन जब कोर्ट में जाएगा तो ये बताएगा कि 22 राज्यों में मेरे राइडर लगे हुए हैं, तो राजस्थान में राइडर क्यों नहीं है, और यही ए.के. जैन साहब पैरवी करेंगे इनकी, और यही जस्टिफिकेशन होगा। तो मैं समझता हूं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई नहीं, बड़ी बात तो है मनीष जी, बड़ी बात इस मायने में है कि कब ये छोटी चिंगारी बड़ी आग का रूप लेगा, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप। आज स्थितियां ये हैं सर, हरियाणा ने ऑफ द रिकॉर्ड एक राइडर लेकर के आ गया कि आपको इंडस्ट्री लगानी है, लोकल जो है पहले जिला, उसके बाद राज्य, तब आप उद्योग लगा पाएंगे। अगर ऐसे गुजरात ने अपना कर रखा है तो धीरे धीरे अगर ये स्थितियां बनेंगी फिर क्या होगा कि लोग जो जिनमें हुनर है, आज उन दक्ष जो मजदूर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, उनकी जरूरत हर राज्य को है। हम देख भी रहे हैं कि अगर छपाई का काम कोई कर सकता है तो पर्टिकुलर एक जिनके पास में इस तरह का हुनर वही कर सकता है। तो ऐसे अगर हम राइडर लगाना शुरू करेंगे तो हम इसे एक छोटी सी बात नहीं कह सकते, ये छोटी चिंगारी कभी बड़ी आग का रूप ले सकती है। आरक्षण के आंदोलन हम देख चुके हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे समीक्षकों ने कहा कि वोट की राजनीति में इसे मत चलाइए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे इस हिंदुस्तान को, बहुत आगे किया गया था, लेकिन उसे इग्नोर किया। ये क्षेत्रवाद का जो दंश बढ़ता जा रहा है सर, ये बड़ा चिंता का विषय है, बहुत छोटी बात नहीं है ये। जी, मैंने यही कहा, दिल बड़ा रखने को कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपेन के सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो फिर नए सवाल खड़े मत कीजिए आप। मेरा ये कहना है, मैं एज ए राजस्थान का निवासी बोल रहा हूं और एज ए बीजेपी के नाते भी बोल रहा हूं। आपको भी पता है योगेंद्र जी, राजस्थान के लोग सरकारी नौकरियों में इंटरेस्टेड नहीं थे। पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट उठाकर देखिए किन लोगों की भर्ती हुई है। ये जो जयपुर में मकान बने हुए हैं हर कॉलोनी में, इसमें जयपुर के इंटरेस्टेड सब थे, लेकिन वो बात एक अलग है। मैं ये खारिज नहीं करता कि देखिए वो तो एग्जाम हुआ, जिसमें जो पास हुए, जिनको नंबर मिले वो बन गया। हमारे राइडर नहीं था कि लोकल को लेना है, बाहर के व्यक्ति को लेना है। जी, मैंने आपको कहा, कानपुर सेवा अगर मिले किसी को, उत्तर प्रदेश वाले को, और जयपुर में सेवा मिले तो वो जयपुर प्रीफर करेगा, कानपुर में नहीं रहेगा वो। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण है, मेरे मित्र हैं जिन्होंने वहां भी यूपीएससी में, वहां भी उनका जो उत्तर प्रदेश का जो सर्विस कमीशन था वहां की नौकरी लग गई स्टेनो की, और जयपुर में भी पीए की नौकरी लग गई तो उन्होंने जयपुर प्रीफर किया। और वो कहते हैं कि आज मेरे पास मकान भी है, मेरा परिवार भी यहीं सेटल है, मेरा लड़का भी यहीं सेटल है, सब यहीं सेटल है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप चारों महानुभाव इस बात पर विचार करेंगे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई क्षेत्रीयवाद का वो नहीं है, लेकिन फलने फूलने की संस्कृति दिखाई देती है, जहां पर लोगों को शांति व्यवस्था दिखाई देती है, जहां एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं होते लोग, जहां पैसे के लिए भाई का मर्डर जमीनों के लिए नहीं होता। मैं आ रहा हूं आपके पास मनीष जी, वापस आ रहा हूं मनीष जी, वापस आ रहा हूं मैं सवाल लूंगा अभी वरुण पुरोहित जी से लूंगा एक सवाल में। वरुण जी, सवाल आपके सामने, सवाल सिर्फ इतना है कि क्षेत्रीयवाद के मुद्दे को हम अगर राजनीतिक दल के नाते इतने हल्के में ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके दुष्परिणामों का हमें एक अंदेशा है, आशंका है। और अगर राजनीतिक दल इतने सहजता के साथ ले रहे हैं कि वोट की फसल कटनी चाहिए, जो होगा जो देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान के बयान की निंदा की जानी चाहिए। अगर किसी कांग्रेस नेता ने भी ऐसी बात की उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। इतने सीनियर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी मनीष जी कह रहे हैं भाजपा का कोई रोल नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप संविधान विरुद्ध बात, कोई मुख्यमंत्री रह करके कि साहब हम 100% आरक्षण कर देंगे स्थानीयों को? तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना है और देश के डिसइंटीग्रेशन करने की शुरुआत कर रहे हैं। हवा जो नेता होता है, बड़ा नेता होता है, उसकी बात को फॉलो करने लग जाते हैं लोग। अगर कांग्रेस का नेता भी कोई कहता है तो उसको तुरंत उसकी निंदा की जानी चाहिए, इस चीज पे स्टॉप कर देना चाहिए हर चीज को। अब राजस्थान विरोधी हो क्या?
आप राजस्थान विरोधी हो क्या? आप नहीं चाहते हो? आप बोल चुके हैं ना, मुझे बोलने दो एक बार, आप अपनी बात कर चुके हो। अब आगे अपन बात करते हैं क्षेत्रवाद की, जो बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, राजस्थान आप जो बात कर रहे हो ना, महामारी, कोरोना महामारी, इससे ज्यादा बड़ी महामारी बेरोजगारी की आ चुकी है, और ये महीने 2 महीने में आपको दिखने लगेगी। अब बात राजस्थान की बात करते हो, लैंग्वेज वाली बात जो है 2003 में जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया था सर्वसम्मति से, उसमें सारी पार्टियां शामिल थी, सर्वसम्मति से गया था। उसके बाद आज दिन तक राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अब एक भाषा बिहार की भाषा भी है। अब बिहार का चुनाव आ रहा है भाई, आप बार बार हर चीज में आपको चुनाव के पहले ही सब कुछ करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके 25 सांसद है, आप संसद चलने वाली है अभी सितंबर में, राजस्थानी लैंग्वेज को मान्यता दिलवा दो, बिहार की लैंग्वेज को मिल जाएगी। आपको फायदा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। बिहार के अंदर राजस्थान में ले रहा हूं आपको वापस, हो जाएगा राजस्थान के आने वाली। वरुण जी मैं ले आ रहा हूं वापस आपके बाद, छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम क्षेत्रवाद की। मैं वरुण जी आपके पास में था ब्रेक से पहले, आपके पास ही आना चाहूंगा एक बार। सवाल ये है कि अभी क्षेत्रवाद के जो मुद्दे हैं, वो चाहे रोजगार से जुड़ा हो, चाहे कोई दूसरे इश्यू हो, उसमें बू आ रही है कि वोट की फसल काटने के लिए सब कुछ ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब युवा मांग करते हैं कि हमें रोजगार दीजिए, बेरोजगार हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है ताकि अपनी ओर उस वोट बैंक को आकर्षित किया जा सके। ये बहुत बार ये सवाल उठते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बहुत ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं हम तो खुल करके मुद्दा ही हमारा यही है, लेकिन नेशनल पार्टीज जो हैं उनसे तो मुझे लगता है कि अपना धर्म निभाने के लिए एक उम्मीद की जा सकती है। जी वरुण जी। योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो अपना धर्म निभाती आई है। जो मनरेगा स्कीम है ना, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है। आप देखिए, इतनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कभी नहीं आई, और वो उसके कारण आज जो महामारी के बाद बेरोजगारी, रोटी रोजगार का संकट हुआ है, कुछ हद तक, बहुत कम हद तक उस मनरेगा के कारण ही आप ये देखिए इसको सुधार कर पाए, इसको कंट्रोल कर पाए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ओपेन की बात बिल्कुल सही, राजस्थान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर 20 राज्यों में हो रहा है, तो 5 साल ये कह रहे हैं भाजपा का रोल नहीं था। मैं तो कांग्रेस भाजपा सबको ले रहा हूं, स्टेट्समैनशिप की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, 5 साल इनकी सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो करा नहीं, लोगों को सड़क पे ला दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। सारे रेलवे से लेके LIC से लेके सब आप अगर प्राइवेट कर दोगे, बेच दोगे, तो आप रोजगार दोगे कहां से युवाओं को? अब राजस्थान में विधानसभा चालू है 17, आप इंटरेस्टेड हो तो कांग्रेस पार्टी पे, अगर मान लीजिए कांग्रेस, वैसे तो अशोक गहलोत साहब संवेदनशील है और बहुत शीघ्र इस पे निर्णय लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं टीवी के ऊपर। अगर आपकी विधानसभा मंडे को सारे MLAs खड़े होकर के मांग करिए इस बात की कि सबसे पहले राजस्थान में बेरोजगारों को, राजस्थान के बेरोजगारों को, स्थानीय लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्यों नहीं करते हो आप मांग? आप उस पर करोगे नहीं। कांग्रेस का 12 महीने का शासन हो गया, 18 महीने का शासन हो गया, सिवाय क्रिटिसिज्म के पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखना ही नहीं चाहते। अशोक गहलोत साहब ने तो 2003 में भी कर दिया था, आज भी वो राजी है। 25 के 25 सांसद हैं लोकसभा में, आप प्रेशर करिए। 10-11 सितंबर से पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, उसमें आप राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराइए। और ये उपेन कह रहा है, इस बात को आप मंडे को विधानसभा है, आप उसी में उठा लीजिए। कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ी महामारी है तो बेरोजगारी की है, उस पर क्यों नहीं आप चर्चा करते हो? उसको आप प्रस्ताव कोई ना कोई लाओगे, 101% पूरा सर्वसम्मति से उसको प्रस्ताव पास कर दीजिए। तो 20 राज्यों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम डिस्क्रिमिनेशन करने को नहीं कह रहा है दूसरे राज्यों को। कम से कम राजस्थान के जो युवा बेरोजगार है, हमारे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का तो उपाय कर सकते हो। ठीक है जी, मैं आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं जन साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। सर, आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन हुआ और जिसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए किस तरह से वो अपना काम करते थे। कोई दिहाड़ी मजदूर, कोई अपने हुनर से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। देखिए, मुंबई और दिल्ली देश के 2 ऐसे बड़े महानगर हैं जिसमें मुझे लगता है कि देश के हर कोने से, देश में शायद दुनिया के हर कोने से लोग होंगे वहां पे। एक आर्थिक राजधानी, दूसरी देश की राजधानी। तो अगर ये, जैसे अभी श्याम जी ने एक पहली बात में कहा कि ये सब वोट के खातर सब किया जाता है, तो वोट के खातर हम एक ऐसी आग में धकेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि उस युवा जिसमें आक्रोश रोजगार को लेकर के है, उसको रोजगार चाहिए। और ये किसी के भी सपने हो सकते हैं, किसी की जरूरत भी हो सकती है। तो ऐसे में ये हालात तो नहीं होंगे कि
क्षेत्रवाद का मुद्दा कल इस तरह से सिर उठा करके बोले कि बाहर के लोग हैं आप बाहर जाइए। अभी तक तो नौकरी की बात हो रही है, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल हम राज्यों को एक ऐसे लिमिट में बांध देंगे कि उसके बाहर आप केवल घूमने ही जाएंगे? देखिए, हम भारतवासी, हिंदुस्तान में एक सिटीजनशिप का सिद्धांत अडॉप्ट किया गया। अमेरिका की तरह दो राज्य और के राष्ट्र की अलग अलग नागरिकता वहां पर नहीं। हम सब भारतवासी हैं, ये हमारा मूल सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन का है और हमारी सीमाएं भारत हैं। राज्यों का गठन सिर्फ प्रशासनिक काम के उद्देश्य से किया गया है। राजनीति राज्यों का इससे ज्यादा कोई अस्तित्व हमारे संविधान के भावना के अनुसार नहीं है। यदि आर्टिकल 16 साफ कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये भारत का संविधान कहता है। जो लोग भी इसकी बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो भारत के संविधान का विरोध सिर्फ तुच्छ लाभों के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपने छोटे लाभों के लिए ये बात की जा रही है जो देश की अखंडता को या खतरे में डाल रही है और देश का संविधान के विपरीत है। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में साफ प्रावधान दिए गए हैं। ताज्जुब यह है कि जो संविधान की शपथ लेते हैं वो संविधान के विपरीत बात करते हैं, परंतु उनके विरुद्ध क्योंकि कार्रवाई करने का कोई अधिकार या कोई कानून नहीं बना है, इसलिए संविधान की धज्जियां इस तरीके से निरंतर रूप से उड़ाई जाती हैं। परंतु अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा लाभ ले रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, इससे अगर आज आप जिस रास्ते की ओर बढ़ने की बात करें, कल से क्या ये मांग नहीं उठ सकती कि जयपुर में सारे रोजगार जयपुर के निवासियों को दिए जाएं और बाहर हुए लोगों को बाहर कर दिया जाए? परसों क्या ये मांग नहीं उठ सकती कि कोटा में औद्योगिक क्षेत्र चल रहा है तो कोटा से बाहर के लोगों को वहां रोजगार नहीं दिया जाए? आज आप राज्य में बांध रहे हैं, कल आप शहरों में बांधेंगे, परसों आप गांवों में बांधेंगे, तो इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? क्या जो एम्प्लॉयमेंट दूसरे राज्यों में है या राजस्थान में नहीं है वो क्या हिंदुस्तान से बाहर के निवासी हैं? क्या उस देश से बाहर के निवासी इस देश के निवासियों को बराबरी का अधिकार है? और तुच्छ राजनीति के लिए और कभी शब्दों को इस तरीके से घुमाकर और कभी को उस शब्दों को उस तरीके के घुमाकर जो भी राजनीतिक दल इसको जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं या जो भी इस तरह की तुच्छ लाभों के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप कल से इसी थ्योरी को मान ले तो बंबई में सिर्फ क्या मराठियों के अलावा सबको बाहर निकाल देंगे? जहां 45% आबादी नॉन मराठियों की है तो क्या आप सारा काम बाहर कर देंगे वहां पर उठा के? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? कलकत्ता जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा केंद्र हुआ था, क्या सिर्फ बंगाल वालों को रहने का हकदार है? क्या सारे मारवाड़ियों को सारे हिंदुस्तान से बाहर इकट्ठा करके राजस्थान में भेज दिया जाए जो सारे देश में व्यापार कर रहे हैं, सारे देश में काम कर रहे हैं, सारे देश में नौकरियां कर रहे हैं? कहां ले जाना चाहते हैं हम इस देश को? सिर्फ तुच्छ राजनीति को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के विपरीत बात कर कर। तो ये एक बड़ा प्रश्न पैदा हो रहा है और ये नेशनल डिसइंटीग्रेशन की ओर ले जाने की कवायद है, जिसे हर स्टेज पर रोकना चाहिए। आज नागालैंड ने मांग की है, नागालैंड के कुछ लोगों ने कि हमें सेपरेट झंडा दिया जाए। उड़ीसा में एक बार इस तरह का प्रस्ताव ले लिया गया था कि हमारा सेपरेट झंडा लगाया जाएगा। कश्मीर में तो हम विरोध करते हैं कि एक प्रधान एक निशान एक देश। इस तरह की बातों का हम क्यों करते हैं? क्यों इस तरह की हरकतें करना चाह रहे हैं? कश्मीर में बाहर के लोगों को लेने का इतने टाइम से मना करते हैं, आपने आर्टिकल 370 हटाया, नेश का एक परमानेंट पार्ट बैठा कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी वहां जाकर रह सकता है, वहां जाकर काम कर सकता है। तो फिर ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपको वोट चाहिए? हर राज्य को 22 राज्यों ने सिर्फ वोट, अगर 22 राज्यों ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए उसके पीछे उनकी वोट पॉलिटिक्स के अलावा क्या है? वो देश बात सर्वोपरि देश हित है, आपका स्थानीयता सर्वोपरि नहीं है। क्या जयपुर में निकाल दिया जाए कि जो जयपुर के मूल निवासी हैं उनके अलावा कोई जयपुर में नहीं रहेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई आदमी नौकरी नहीं करेगा? कल से ये मांग, परसों आज ये मांग उठी है, कल ये मांग उठी है। वाई यूनिट स्टेट? फिर आप गांव को यूनिट बना लीजिए, आप शहर को यूनिट बना लीजिए, उसके बाद आप मोहल्ले को यूनिट बना लीजिए। ये परिस्थितियां, क्योंकि ये सब हमारे संविधान निर्माताओं को दिमाग में थी, वो स्टेट्समैन थे, वो देश की सोचते थे, वो अपने तुच्छ राजनीतिक वोटों की नहीं सोचते थे, और इसीलिए परिस्थितियां पैदा हो रही। जी उपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं।
अभी जैन साहब ने काफी बारीकी से बताई ये बातों को। मैं आपकी मांग को खारिज नहीं कर रहा, ये उस राज्य से जहां से शुरू हुई ये सब कवायद वहीं पर रोकी जानी चाहिए थी। पहले दिन ही अगर कोई क्षेत्रवाद का मुद्दा उठता है तो उसे वहीं खारिज किया जाना चाहिए था कि नहीं नहीं, नौकरियों पर सबका हक है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। जब 22 राज्यों में इस तरह के हालात बन चुके हैं या कवायद चल रही है, अब तो इंडस्ट्रीज में बात चलने लगी है। मैं विधानसभा में सुन रहा हूं कई लोगों से कि साहब हमारे अपनी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लगा दी गई है, हमारे वहां से वहां के संसाधनों का दोहन हो रहा है, लेकिन वहां के लोकल आदमी को नौकरी नहीं लगा रहे हैं। अलवर का वाक्य है, बहरोल निमराना में ऐसा ही हो रहा है। तो लेकिन ये बात आप अपनी जगह सही है, लेकिन राजनीतिक दल इस बात के लिए काफी हद तक दोषी है, इस बात को लेकर के कि ये चाहे बेशक खारिज करे इसे कि नहीं सब गलत ख्याल है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट की राजनीति के कारण हम एक निस्वार्थों में बंद करके इस कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं बजाय रोकने के। तो कभी ये महसूस होता है कि वास्तव में सभी जगह इसे खारिज किया जाना चाहिए? इसमें हमारा साथ कौन देगा? जिन 22 राज्यों को 20 राज्यों को फायदा हो रहा है वो हमारे साथ आएंगे? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की नई केंद्र शिक्षा नीति आई है, उसमें क्या कहा गया कि इंटरव्यू लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम यहीं के लोगों को लेंगे, जब हमारे विद्यार्थी वहां इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनका नंबर आएगा, किसी हालात में नहीं आएंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान आने के बाद ये मामला उठा है। 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे थे, हमें मिजो भाषा नहीं आती, हमें कोंकणी भाषा नहीं आती, हमें मराठी नहीं आती, हमें पंजाबी नहीं आती, ये कई कैडर लागू करके राइड लागू करके हमें बाहर कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, ये राजस्थान के बेरोजगार की आवाज है, क्योंकि यहाँ हर कोई आ जाता है, हमें बाहर नहीं दिया जाता। अब कहते ऐश्वर्या नहीं हुई, देश की अखंडता टूट रही, और 20 राज्यों में जब हमें नहीं ले रहे तब देश नहीं टूटा, और राजस्थान वाले मांग करे तो देश टूट रहा है, क्योंकि हमारा हक मारा जा रहा है। और इस हक के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जन आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। हम मांग ये नहीं कर रहे कि यहाँ लागू किया जाए, हम कह रहे या तो वहां लिया जाए, और वहां नहीं लिया जाता है तो राजस्थान में भी वो लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई बाबा जी का भंडारा नहीं, हर कोई जिम ले। राजस्थान का युवा जाग चुका है, हर प्रकार से हम आंदोलन करेंगे। सीधी सी बात है, जिस प्रकार इंटरव्यू लागू किया जा रहा है, नई शिक्षक जो शिक्षा नीति है सभी भर्तियों में, तो कहां पारदर्शिता रहेगी? नेता लोग अपने लोगों को लगाएंगे, ये हमारी पीड़ा है। लोग तो कहेंगे असंवैधानिक है, मैं मानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, असंवैधानिक है, लेकिन जो बिहार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां का निवासी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाषाई आधार पे, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे, हरियाणा में कागजों में कहीं नहीं लिखा हुआ है वो, लेकिन इनडायरेक्ट 10 नंबर का फायदा उनके लोकल विद्यार्थी को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 20 राज्यों में दे रहे हैं। क्या हमारी मांग नाजायज? आज जो हम लोग कई सालों से इस चीज को भुगत रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, उनको अधिकार दिया जा रहा है तो हमें भी अधिकार दिया जाए, उन राज्यों में लिया जाए, और उनको यदि हमें नहीं दिया जा रहा उनको नहीं लिया जाए। जी बिल्कुल। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। जी बात सही है, या तो सभी राज्यों से इसे खारिज किया जाना चाहिए, नहीं तो आज राजस्थान है या बचे हुए एक आध जो राज्य हैं वहां फिर मांग उठेगी। और मांग के साथ साथ डर यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब कर रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नहीं अब इनको बाहर करिए, ये इनके राज्य में जाएंगे। एक मुझे जो लगता है कि हाँ मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मुंबई में हम एक बार देख चुके हैं कि वहां किस तरह की स्थितियां बनी है। नहीं, यही कह रहा हूं कि देश में जो संविधान की भावना है वो पूरी तरह से उद्भासित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे अभी जैन साहब ने कहा कि पूरे देश में मारवाड़ियों ने सत्ता साबित करी है, पूरे देश में व्यापार किए हैं। अब ये जो भय दिखा रहे थे अभी 20 ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे इनके कहने से होगा भी नहीं। और जब तक के जस्ट मैं इसलिए आपको कह रहा हूं इसमें कूल रहना पड़ेगा आपको, और उसका कारण ये नहीं है कि इसमें कोई शिवराज सिंह जी ने ये कह दिया, उन्होंने ये, जिम्मेदारी की भावना ही ये होती है कि दोनों को पक्षों को सुनना पड़ेगा। और जो मूल रूप से आर्टिकल 16 है उसको तो भुला ही नहीं सकते हैं। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूं जिन्होंने कश्मीर में 2 झंडे हटा दिए हैं और नागालैंड में बात कर रहा हूं। मनीष जी मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान जिस पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के, अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यह बात कह रहा हो कि क्षेत्रीय युवाओं को ही रोजगार में अवसर दिए जाएंगे, हमें कानून लेकर के आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने 2 झंडे से 1 झंडा कर दिया। आपके पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाँ युवाओं को और लोकल जो है उन्हीं को अवसर दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी कानून में भरोसा करने वाला इंसान हूं। इनको लगता होगा हो जाता है, क्या गया? मेरे को लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो कहें या करें, जो भी कुछ होगा वहां पे वो असंवैधानिक नहीं हो पाएगा।
ये मेरा विश्वास है कानून का। AK जैन साहब जानते हैं ये कि जब भी कोई जो जजशिप में आता है, माने जजमेंट की दशा में आता है, वो कानून की मान्यता को मानता है। लेकिन मुझे एक चीज और बता दीजिए, लेकिन जिन 20-22 सर मनीष जी, जिन 20-22 राज्यों में इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है कि लोकल को महत्व दिया जाएगा, कहीं बोली का राइडर लगा दिया गया, कहीं पे किसी और का राइडर लगा दिया गया, तो फिर सर ये संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं है अब तक जो हो रहा है? मैं यही कह रहा हूं, वहां भी हाई कोर्ट है, वहां भी जजेस हैं, वहां भी एप्लीकेशन लगाने वाले लोग हैं। वो भी अगर ऐसा होता है तो धारा, ये जो आर्टिकल 16 है उसका उल्लंघन हो रहा है तो बंद हो ही जाएगा। मैं तभी फिर कह रहा हूं, आपको भरोसा करना पड़ेगा संविधान पे, क्योंकि देश मजबूत हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। ये उपेन्द्र यादव क्या कह रहे हैं? फिर भरोसा करते करते इनका कहने के गुजर गए। उपेन्द्र जी, सुना भी आपने मनीष पारिक साहब कि आपको भरोसा करना चाहिए, गैर संवैधानिक काम कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। निश्चित तौर पर मैंने कहा, अब आप ये मत करो इनके का जवाब, मैं इसके पक्ष में हूं और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपको बताया, इन सब ने इतनी देर बोला, मुझे भी इतनी देर बोलने दीजिए आप। बोलिए। तो ऐसा लगता मैं खाली जवाब देने के लिए यहाँ आया हूं और बातें करने को बाकी 4 लोग बैठे हैं, ऐसा गलत मैसेज जाएगा। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अभी तक ये 20 राज्यों में हो गया, तो उस समय बातें नहीं कर रहे हैं, बड़े संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है या कोई दूसरी पार्टी है या लालू यादव की पार्टी है, उनको किसने समर्थन दिया, कौन सी पार्टी की सरकार इनकी बैसाखियों के तल पे चल रही थी, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी का व्यक्ति हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और संविधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि भारत माता के चरण तो इधर है और मस्तक उधर है। तो हमारे तो एक बात बता दीजिए, सुनिए मनीष, लोग ये कहेंगे कि आप दाएं बाएं की बात आप कर रहे हैं, आप मुद्दे कन्याकुमारी तक मत दीजिए। मैं 20-22 राज्यों की बात करना चाह रहा हूँ जहां पे एक राज्य अपना राइडर थोपते चले गए, जिन राज्यों में राइडर नहीं है वहां पे युवा परेशान हो रहे। सुनिए, हमारे साथियों का सहारा इन्होंने ले लिया है अपनी सत्ता के लिए, कितने दलों को पॉकेट में रखा है और उनकी ये सारी भाषाई जो भी कोई बात थी वो उन्होंने करी है वहां। और जब ये वहां जाते हैं, मुझे गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करी है, जो संविधान की बात करती है, जो उपेन्द्र की बात भी कर रही है। और उपेन्द्र की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। ये डेमोक्रेसी है। ज्यादा लोग चीज को चाहते हैं, उस चीज की तवज्जो होनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि जो उपेन्द्र की बात कौन करेगा, AK जैन साहब नहीं करेंगे। क्या अभी कह देंगे हाँ उन्होंने करा होगा, वो 20 जगह भी सही होना चाहिए, ऐसे कह देंगे चाहिए। ये श्याम सुंदर जी भी कह देंगे चाहिए, करेगा कोई नहीं। भाई बहुत ज्यादा समय दे दिया आपने, औरों को ही बोलने दो। कहा जो है में आप भरोसा तो रखना होगा आपका। मनीष पारिक साहब कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, संविधान से, संविधान के अलावा कुछ नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन संविधान पे भरोसा रखिए। अब आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आप इनको भड़काइए मत। मैं ये कह रहा हूं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो लोकल लोग, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी कोई होना चाहिए। मैं हूं, जरा भरोसे का जवाब तो सुनिए आप। भरोसा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये युवा जवाब देंगे। चलिए आप बताइए उपेन्द्र जी, भरोसा तो रखना होगा, संविधान पे यकीन रखिए, आपके साथ में गलत कुछ नहीं होगा। आज तक भरोसा ही किया है। सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है सोच समझ के की है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री है। और वही नहीं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे पूरा विश्वास है कि वो प्रदेश के बेरोजगार को न्याय देंगे। अब सवाल उन नेताओं का है, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी और किसी पार्टी का है। अब सवाल है कौन राज्य हितैषी है, कौन राज्य विरोधी है। पूरा प्रदेश की जनता, पूरे देश के युवा देख रहे हैं, क्योंकि जो पूरे देश में हो रहा है यही नहीं हो रहा है, ये 20 राज्यों में भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है। लेकिन जो आज आवाज उठाई जा रही है, जो भी इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि मेरे प्रदेश के युवा आगे बढ़े, सब देख रहे हैं। चुनाव, आने वाले चुनावों में जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अन्य राज्यों में हमें लिया जाए, यदि वहां नहीं लिया जाए तो यहां भी उन लोगों को नहीं लिया जाए। लेकिन जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो विरोध कर रहे हैं और चुनाव वोट लेने जाएंगे, तो यही युवा लट लेके पीछे भागेंगे। युवाओं में आक्रोश है। ये आने वाले समय की मैं अवगत करा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं को, क्योंकि वोट
राजस्थान के युवा देते, राजस्थान के युवा अपना हक मांग रहे, उनको हक उनका मिलना चाहिए। मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, मैं सभी पार्टियों से कहना चाहूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, प्रदेश के युवा के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार अन्य पार्टियां अपने राज्य में सोच भी है, सोचना चाहिए। उपेंद्र जी आपकी बात आ गई, समय कम है, मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, एक राष्ट्रीय पार्टी आपकी भी, ये बात जैसे मनीष पारिक साहब कह रहे हैं, आप लोगों ने भी कभी यही कही होगी कि आप भरोसा रखिए, संवैधानिक संस्था है, संविधान का दायरा है, उसके बाहर कोई हमने कभी ऐसा नहीं कहा। जैसे अभी उदाहरण दे रहे हैं, ये एक एक करके एक एक राज्य चलते चले गए आगे और हम आंख मूंद के बैठे रहे, अभी तक भी संविधान पे भरोसा करे जा रहे हैं। भाई इन्होंने खुद नहीं मान लिया कि आप तो, योगेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। इन्होंने तो खुद नहीं, मनीष पारिक जी ने मान लिया कि वो जुमला है शिवराज चौहान जी का, कोर्ट के ऑप्शन खुले हैं, कोर्ट के ऑप्शन खुले हैं। इनको पता है 27 उपचुनाव हो जाएंगे, उसके बाद आप कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, युवा धक्के खाते रहो कोर्टों में जा करके। ये तो आपके चैनल पे ही मान रहे हैं इस बात को। और अभी जहां तक बात है डीएमके की, ये सब पार्टियां पहले डीएमके इन्हीं के साथ थी और अकाली दल के लोगों ने तो संविधान को जलाया था फाड़ करके। याद करो मनीष जी, दिल्ली में आकर के प्रकाश सिंह जी बादल का इंसिडेंस याद रखिए। और कांग्रेस पे आरोप मत लगाइए, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। 5 साल आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, जब भी आप कुछ नहीं कर पाए। अब भी आप नहीं बोल रहे टीवी के ऊपर कि हम संसद सत्र में 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे। अभी तो आप हलवा कर ले, 25 सांसद हमको दिए, 25 सांसद हमको दिए। अरे भाई 25 सांसद कर क्या रहे हैं आप? अभी सितंबर में फिर करा दीजिए पार्लियामेंट में, आप राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं मान्यता दिला देते हो? और आप अभी भी अश्योरेंस नहीं दे रहे हो उपेन को कि हम मंडे को विधानसभा में सबसे पहले उपेन का मामला उठाएंगे। आप अश्योर ही नहीं कर रहे हो इस बात को। आपको मैं बता रहा हूं, महामारी कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी की जबरदस्त महामारी आ चुकी है। आपके पार्टी की है सरकार, आपके पार्टी का, अगर आप इस एजेंडे को उचित मान रहे हैं तो फिर आप कार्रवाई करवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई उपेन से पूछ लीजिए, अशोक गहलोत साहब ने कार्रवाई कर दी है। 6 महीने जो है ये कोरोना के निकल गए, आप देखिएगा। मैं आपको फिर टीवी पे कह रहा हूं, अति शीघ्र इस बारे में निर्णय लेंगे अशोक गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार। इनकी जैसे नहीं है कि 5 साल तक खुद ही कह रहे हैं साहब झूठ बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमको चुनाव जीतना है तो कोर्ट में चले लगाएंगे। सर आप भी उसी पे ठप्पा लगाएंगे कि हाँ बिल्कुल क्षेत्र का जो नागरिक है उसी को महत्व मिलेगा। क्षेत्रवाद का तो हम लगाते ही नहीं है, क्षेत्रवाद का तो बिल्कुल कांग्रेस नहीं लगाती है। आप देखिएगा एमिकेबल सॉल्यूशन कानून विज्ञों से लेकर के फिर निकाला जाएगा इसका। इनकी जैसे थोड़ी, अगर ऐसे क्षेत्रवाद का निकालना होता और यूं जुमला ठोकना होता तो कभी कर देते, 24 घंटे में ही कर देते। समय कम है। श्याम सुंदर शर्मा साहब से मेरा एक आखिरी सवाल है। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। देखिए मुझे लगता है कि देश का संविधान आर्टिकल 16 जो कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, हमें बताया ही जाता था पहली क्लास से, जब समझ नहीं थी उस वक्त भी हमें प्रतिज्ञा जो कराई जाती थी प्रेयर स्थल पे, उसमें कहलवाया जाता था कि मैं भारत का नागरिक हूं। सबसे पहला वर्ड यही हुआ करता था, बचपन से पढ़ना सीखा हमने। अगर जहां से राइडर, आज एक दिन की बात नहीं है, आज वापस से यह मामला शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद में आ रहा है, तो क्यों ना यह मुहिम मजबूत हाथों के साथ में उठाई जानी चाहिए कि जिन राज्यों में भी यह राइडर लगाया गया है आप बोनस अंक दे दीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्यों में ये स्थितियां उत्पन्न, उससे ज्यादा जरूरी है कि जहां लागू हो चुका है उसे खारिज किया जाए? देखिए योगेंद्र जी, स्थिति बड़ी विकट है क्योंकि सब जगह राजनीति करनी है उनको। आप देखिएगा, आपको वोट चाहिए इसलिए आप बोलेंगे नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट करके दीजिए, वोकल एजुकेशन दीजिएगा, वो नहीं देंगे। अगर आप योग्य बना देंगे तो ये आरक्षण की बात नहीं। सरकारी नौकरी कितनी सी है, क्या मिल पाता है युवाओं को? केवल बहकाने के लिए, केवल दिलासा देने के लिए। ये साफ राजनीतिक हथकंडा है। अब आप देखिएगा अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि हम कहीं भी रह सकता है भारतीय नागरिक, लेकिन 16 में जो प्रावधान कर दिया गया है कि आप स्थानीय तौर पर आरक्षण के नाम पर आप दे सकते हो, आप किसी भी तरीके से वो दिया जा रहा है। इसलिए निजी देश की एकता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि केंद्र सरकार पहल करे, और केंद्र सरकार अगर IPS तो पूरे देश में जाके नौकरी करता है, फिर तो कहेगा राजस्थान वाला राजस्थान। तो ये जब केंद्रीय नौकरियां हैं वो पूरे देश के नागरिकों को मिलती है, एक राज्यों की नौकरियां राज्यों के लोगों को मिले, ये अलग बात है। लेकिन श्याम जी मैं क्षमा चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि भारत का संविधान एक संविधान है और ऐसे ही सब कुछ चला तो राज्यों के संविधान बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन वोट की राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस चीज में हम धकेलना शुरू करते हैं उसको हम चले जा सकते हैं, सिर्फ वोट मिलना चाहिए हमें। कुछ भी डिसीजन कर सकते हैं, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं,
देश के भविष्य का क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन हम घोषणा कर सकते सिर्फ वोट की खातिर, हमें चुनाव जीतने हैं। और इन युवाओं में अगर इसी तरह से आक्रोश भरते रहे, अभी तो रोजगार की मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अराजकता फैले, और ये अराजकता का जिम्मेदार कौन होगा? तो लगता है कि अगर मांग एक राज्य से यह उठ रही है कि हमें नहीं तो सब जगह खारिज करिए, राजस्थान के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वो ये बात नहीं कर रहे कि आप हमारे यहां भी लागू करिए, लेकिन जहां पे लागू है वहां भी खारिज तो करिए। अगर यहां का युवा भी दूसरी जगह जाकर के अपने उस क्षेत्र के दायरे से बाहर जाके नौकरी मांगता है और उसके साथ अगर नाइंसाफी होती है तो जायज है कि मांग यहां भी उठेगी। और संविधान के आत्मा के अनुसार मैं इसे उचित नहीं समझता, लेकिन जहां लागू हो चुका है उसे भी दूर करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर इस तरह की आवाज उठाई जाती है या आश्वासन दिया जाता है तो उसकी डेप्थ को समझने की आवश्यकता है। कोर्ट्स को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर यह बात कह रहा है, क्या वास्तव में भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है तो स्वयं ऑटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।